हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं। आज भी हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम एमसीक्यू के साथ साथ आज इस वीडियो में हम एक केस लॉस को भी डिस्कस करेंगे। यानी कि आज हम इस वीडियो में सेक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, एक केस लॉ को डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्रीवियसली वीडियोस में एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर आप एमसीक्यू बनाइए केस लॉस पर भी, तो मैं केस लॉस भी अब एमसीक्यू के अंदर डालने वाला हूं। और इस वीडियो में भी डाला है, पिछली वीडियो में मैंने इंक्लूड किया था। अब आज इस वीडियो में हम केस लॉ के बारे में समझेंगे भी डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू के बारे में। इसको रीड आउट करते हैं, समझते हैं। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप वीडियो को पॉज करके हमें कमेंट कीजिएगा, उसके बाद आगे प्रोसीड कीजिएगा वीडियो को, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। अगर आपने ये क्वेश्चन कहीं पर डिस्कस किया है, कहीं देखा है, पढ़ने से आपको पता चल रहा है, आपने इससे रिलेटेड सेक्शन डिस्कस की है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा ये। यानी कि आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगर आपको एक बारी चीज़ें याद हो जाती है तो फिर आप उसको अच्छे से जो है याद रखते हैं, भूलते नहीं हैं कभी भी। और किसी क्वेश्चन का जब हम जवाब देते हैं, हमें पता होता है, तो एक अंदर से खुशी भी आती है कि मेरे को पता है इसका जवाब। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। फॉर टेकिंग कोग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट, यानी कि सरकारी अधिकारी है, सरकारी सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, उसने एक अपराध कमिट किया है और उस अपराध का कोग्निजेंस लेने के लिए जब वो पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट डिस्क्राइब बिलो। यानी ये सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस के अनुसार कौन सा ऐसा सही जवाब है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। यानी कि मेन यहाँ पर टर्म आपको क्या याद रखनी है, पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट से आप याद कीजिए कि कहाँ पर और कौन सी सेक्शन है जहाँ पर पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया है। अगर आपको वो सेक्शन पता है तो आपको इसका जवाब भी ज़रूर पता होगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है कि एक्यूज्ड मस्ट बी विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। यानी कि जो अपराधी है कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है तो वो उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकती है। यानी कि उस कोर्ट जो है, वो जो कोर्ट है, वो उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकती है जो किसने कमिट किया है, पब्लिक सर्वेंट ने, अगर एक्यूज जो है कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में आता है। पहला ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन क्या आता है कि प्रीवियस सैंक्शन ऑफ ए गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। यानी कि जब हम पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई केस फाइल करते हैं, केस को प्रोसीड करते हैं, जब मजिस्ट्रेट साहब उसका कॉग्निजेंस लेते हैं, तो कॉग्निजेंस लेने से पहले क्या गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन, ये सेक्शन लिखा है यहाँ पर, ये गलत हो गया है, इसको आप सैंक्शन कर लीजिए, SANCTION, सैंक्शन है ये, सेक्शन नहीं है, सैंक्शन, SANCTION, सैंक्शन आप इसको कर लीजिएगा। यानी कि प्रीवियस सैंक्शन, यानी कि प्रीवियस सैंक्शन का क्या मतलब होता है, अप्रूवल लेना। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि एक्यूज मस्ट बी ए गजेटेड ऑफिसर। क्या अक्यूज कोई ऐसी पोस्ट पर है, गजेटेड पोस्ट पर है, तो तब क्या जो कोर्ट है पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। यानी कि मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले सकते हैं, या इन सभी में से कोई भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है। तो अगर आपने पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड सेक्शन पढ़ी होगी CRPC के अंदर, तो आपको इसका जवाब ज़रूर आता होगा। वहाँ पर मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा घुमा के मैंने पहले भी पूछा था कि जब भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस उसने किया है और उसके अगेंस्ट उस पर कार्रवाई करनी है, तो ऐसे में प्रीवियस सैंक्शन की ज़रूरत होती है। यानी कि गवर्नमेंट जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है वहाँ से अप्रूवल यहाँ पर लेना होता है कि हम जो है
प्रोसीडिंग कर रहे हैं इस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, अगर आप यहाँ पर अप्रूवल देते हो तो कोर्ट आगे प्रोसीड करेगी। यानी कि कॉग्निजेंस तभी लिया जाएगा जब पब्लिक सर्वेंट का जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है उसका अप्रूवल आने के बाद, गवर्नमेंट का अप्रूवल आने के बाद। बात करते हैं सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन यही कहता है कि दो सेक्शन दी गई है सीआरपीसी में, सेक्शन 451 और 452। ये दोनों सेक्शन डील करती है किस चीज़ के संबंध में? क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा प्रॉपर्टी का निपटान करने के संबंध में। यानी कि ये क्या कह रही है, ये दोनों दो सेक्शन है सीआरपीसी की। अगर आपने इन दोनों सेक्शन को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। यानी कि जब भी जो है पुलिस ऑफिसर है या कोई केस का ट्रायल चल रहा है, ट्रायल नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस के द्वारा, और पुलिस किसी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है, तो ऐसे में जिसकी वो प्रॉपर्टी है वो क्लेम करेगा उस प्रॉपर्टी के लिए। जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि ये जो दोनों सेक्शन हैं, ये दोनों सेक्शन डील करती है प्रॉपर्टी के डिस्पोजल के संबंध में। अब इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस भी है? और डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है? ये सभी ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर आपको इसका जवाब पता है तो वीडियो को पॉज करके हमें कमेंट में कमेंट कीजिएगा। पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये दोनों ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील करती हैं और जो कि ट्रायल में पेंडिंग है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? जो सेक्शन 451 है वो डील करती है केवल ट्रायल के दौरान, और सेक्शन 452 जो है वो डील करती है ट्रायल के कंक्लूजन के बाद। फोर्थ ऑप्शन क्या है कि ये जो जितनी भी स्टेटमेंट ऊपर हैं वो सभी की सभी नॉन ऑफ द अबव इज करेक्ट, यानी कि कोई भी सही नहीं है। अब अगर आपने ये दोनों सेक्शन पढ़ी होगी तो आपको इसका जवाब ज़रूर पता होगा। इसका जवाब है थर्ड वाला, जो कि सेक्शन 451 बात करता है जब पेंडिंग है, यानी कि अभी डिसीजन नहीं आया है, और 452 बात करता है जब कंक्लूजन हो जाता है उसके बाद, उसके बारे में डील करता है। दो टर्म है जो इन दोनों सेक्शन में इम्पोर्टेंट है। तो इसका थर्ड जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि व्हेन द लिमिटेशन इज कमेंस, यानी कि कब लिमिटेशन शुरू होगी सीआरपीसी के अंदर। क्या किसी कॉग्निजेंस को लेने के बाद, या फिर ऑफेंस जिस दिन हुआ है उस डेट से, या जिस दिन कंप्लेंट फाइल हुई है, या ये सभी ही करेक्ट नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट, यानी कि जब कॉग्निजेंस ली जाती है तभी से लिमिटेशन जो है स्टार्ट हो जाती है, जब पुलिस को पता लगता है कि इसका अपराध इस व्यक्ति ने अब अपराध कर दिया है। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है कि सेक्शन 2D सीआरपीसी का जो बात करता है कंप्लेंट के बारे में। इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कंप्लेंट की डेफिनेशन में शामिल नहीं है? सबसे पहले बात करता है पुलिस रिपोर्ट को क्या कंप्लेंट में शामिल किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि मजिस्ट्रेट जो है कंप्लेंट पर जो है एक्शन लेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि ऐसी कंप्लेंट ओरल में और रिटर्न में हो सकती है। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, कुछ पर्सन जो कि या तो वो जानेगा जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की जा रही है, या वो नहीं जानेगा उस ऑफेंस जिसने ऑफेंस कमिट किया है। तो यहाँ पर नेगेटिव बात की गई है नॉट इंक्लूड, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनको इंक्लूड किया गया है। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट में आप इसकी डेफिनेशन देखिएगा, यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि मजिस्ट्रेट साहब जो है एक्शन लेंगे, जो भी कंप्लेंट आएगी सबसे पहले ओरल में होगी या रिटर्न में होगी उसको शामिल किया जाएगा। उनको पता नहीं होगा, क्योंकि जिसके साथ अपराध हुआ है, कई बार ऐसे अपराध होते हैं या तो हम सामने वाले को जानते हैं या हम सामने वाले को नहीं जानते हैं। जैसे कि किसी ने चोरी कर ली,
स्नैचिंग कर ली, हम सामने वाले को नहीं जानते हैं। तो ऐसे में ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो कि शामिल नहीं करता पुलिस कंप्लेंट को, पुलिस रिपोर्ट को। पुलिस रिपोर्ट कब फाइल की जाती है? जब एफआईआर होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस रिपोर्ट जो है फाइल की जाती है। बात करते हैं फिफ्थ ऑप्शन के बारे में। इन सभी केसेस के अनुसार, किस केस में यह कहा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात ऑब्जर्व की थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, यानी जो पॉलिटिशियन होते हैं, उनके जो कहें हम कि क्रिमिनल केसेस जो है उनके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं लास्ट 6 जनरल इलेक्शन से। तो ये थोड़ा सा केस जो है पुराना है, या हम कह सकते हैं 2020 का ये केस है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर भी आपको एक हिंट दे दिया है। अब 3 ऑप्शन हैं, इन तीनों ऑप्शंस में से आपको इसका सही जवाब बताना है कि कब सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के अंदर यह बात कही थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल केस क्यों बढ़ते हैं, क्या रीज़न है, क्या कारण है, और अगर बढ़ रहे हैं तो उसको अपना रीज़न जो है बताना होगा कि किस कारण से बढ़ रहे हैं। क्यों, क्या क्रिमिनल के पास कुछ ज़्यादा, जो पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिशियन है उसके पास क्या ज़्यादा पावर होती है, इस वजह से जो है उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस पेंडिंग रहते हैं, या वो क्राइम करते हैं। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर उठ जाते हैं। बात करें, यह सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ बातें थी जो ऑब्जर्व की थी, और ये ऑब्जर्व की थी हमारे फर्स्ट केस के अंदर, राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा के केस के अंदर। और अब समझते हैं इस केस के क्या फैक्ट थे, क्या क्या चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व की, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें पता होनी चाहिए। बात करें फैक्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात ऑब्जर्व की थी कि पिछले कुछ 4 जनरल इलेक्शन से क्या हो रहा है कि जो पॉलिटिशियन हैं उनके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल केस फाइल किए जा रहे हैं, और वो बढ़ते जा रहे हैं। ये नहीं है कि वो कम हो रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में ना ही उनके पास कोई इसकी एक्सप्लेनेशन थी पॉलिटिकल पार्टीज के पास कि क्या कारण था कि और क्यों जो है सेलेक्ट किया जा रहा है ऐसे कैंडिडेट को जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो यह बात ऑब्जर्व करके कुछ डायरेक्शन दी थी, जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि ये आंकड़ा जो कि निर्धारित किया गया था 2004 में 24% था पेंडिंग केसेस, 2009 में 30%, यानी कि 2014 में 34 और 2019 में 43, ये बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह अपनी जजमेंट में आदेश दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पर है वो अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट पर करेक्ट डिटेल, किसके संबंध में, जो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस पेंडिंग है। जब उस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है, अगर उस पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो क्यों चल रहा है, क्या कारण है, किस चीज़ से रिलेटेड चल रहा है, ये सारी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट पर उनके द्वारा अपलोड की जानी चाहिए। साथ ही यहाँ पर और क्या कहा कि वो जो है यहाँ पर भी, यानी कि उनके जो ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट है किसी भी पॉलिटिशियन के हैं, तो वो उनके अपने मीडिया पर भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है अपलोड करेंगे, एक लोकल न्यूज़पेपर और एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में। साथ ही यहाँ पर एक ड्यूरेशन निर्धारित की गई है कि जो भी कैंडिडेट, जो भी पॉलिटिकल कैंडिडेट जो है, जो भी पार्टी है, वो जब भी उसका कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो सेलेक्ट होने के 48 आवर के अंदर ऐसी रिपोर्ट वो पब्लिश करेगा। लेकिन जब नॉमिनेशन फाइल कर रहा है तो उसके 2 हफ्ते से कम समय यहाँ पर उसको नहीं, मतलब 2 हफ्ते के बाद ही, नॉमिनेशन फाइल करने के 2 हफ्ते के बाद ही जो है वो ऐसे रिपोर्ट फाइल करेगा, नॉट लेस देन 2 वीक, यानी कि 2 वीक का टाइम तो दिया ही जाएगा। या फिर इन दोनों में यहाँ पर ऑप्शन भी दे दिया गया है, वेदर इज वट एवर इज अर्लियर, यानी कि जो सही हो उसके अनुसार आप जो है रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं।
लास्ट में क्या कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये कोर्ट के जो ऑर्डर दिया है, कोर्ट ने जो ये डायरेक्शन दी है इस केस के अंदर, आप इसका उल्लंघन कर रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर आप कर रहे हो, तो इसके लिए आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो आज हमने इस वीडियो में अपने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर किया, साथ ही हमने एक इम्पोर्टेंट केस को भी डिटेल में डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।